गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका रमेश स्टडीज़ के अंदर। तो आज हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सेकंड क्लास है और उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है धातु युग। उसको हम देखते हैं। धातु युग को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो ताम्रपाषाण काल और एक कांस्य युग। ताम्रपाषाण काल को इसके अंदर क्या होता है कि तांबे का उपयोग होता है, तो इसका डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे। और थर्ड जो है वो है लोह युग, आयरन एज। फर्स्ट तो ये देख लेते हैं कि मेटल जो पीरियड था इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो धातुओं की खोज और प्रयोग का मानव जाति के इतिहास में काफ़ी महत्व है। उनके कारण ही सभ्यता की ओर संक्रमण हुआ। मेटल्स के कारण ही जो ह्यूमंस जो लाइफ जीते थे उनसे वो आगे बढ़े। धातुओं से मनुष्य को एक ऐसी सामग्री मिल गई जो पत्थर से अधिक टिकाऊ थी और जिसका इस्तेमाल विविध प्रकार के औजारों, उपकरणों और हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। सर्वप्रथम जिस धातु को ढूंढा गया, जिसको खोजा गया, वो कौन सी थी? तांबा थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल को, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये मैंने आपको डिस्कस करके बता भी दिया था पिछली क्लास के अंदर कि ईसा पूर्व से मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब इसमें डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व कैसे हुआ, ये तो उल्टा चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये जो टाइम पीरियड है वो हमेशा उल्टा चलता है। जैसे 1 से नेगेटिव नहीं चलते क्या, -1 -2 -3, ऐसे -100 -1000 इस तरह से, और इधर प्लस के अंदर, ऐसा हम मान सकते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ताम्रपाषाण काल मानव इतिहास का वह काल था जब लोग पत्थर व तांबे का दोनों को उपयोग में लेते थे। इसी को ताम्रपाषाण काल कहा गया। इसे ताम्रपाषाण काल को नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। संक्रमण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि ताम्रपाषाण काल से ही जो सभ्यता है, वो जो पीरियड है वो विकसित हुआ और वो कांस्य युग के अंदर जा सका। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इस काल के लोग पत्थर के औजार, तांबे के हथियार का उपयोग करते थे। तांबा नरम धातु था, इसलिए पत्थर के औजार पूर्णतः समाप्त नहीं हुए थे। इसी कालखंड में लोगों ने गेहूं, जौ, चावल, दालें उगाना शुरू किया। खेती अब जीवन का मुख्य आधार बनने लगी थी। तो इसको एक फैक्ट भी आप बना सकते हो कि कृषि का जो विकास था वो ताम्रपाषाण काल के अंदर हुआ, जबकि इसका आरंभ कब से हुआ? नवपाषाण काल के अंदर। इसी को मैंने डिफाइन किया थोड़ा सा कि कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ और उसका विकास ताम्रपाषाण काल के अंदर। इसी काल में पशुपालन का भी विकास हुआ। ध्यान रखिए, विकास हुआ है, ना कि आरंभ हुआ है। आरंभ कब से माना जाता है? मध्यपाषाण काल से इसका आरंभ माना जाता है। पिछली क्लास के अंदर इसका डिस्कशन भी हुआ था। लोगों ने गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, इनसे दूध, खेती, इनसे सहायता मिलती थी, इसलिए उन्होंने इनको पालना शुरू किया। कृषि के कारण अब स्थायी निवास का विकास बढ़ने लगा था। इसी काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन बर्तनों पर लाल और काले रंग की डिज़ाइंस बनाते थे। उन्हीं का जो संस्कृति है, जैसे कि हम जितने भी जो टाइम पीरियड जो विशेष होता है उसको हम कई बार उनके बर्तनों से जानते हैं, कई बार उनके कुछ ऐसे जैसे बर्तन इसके अंदर दिया गया है कि काले रंग की डिज़ाइन बनाते थे, तो उसी के आधार पर हम काले पॉलिशदार बर्तन या फिर कुछ बहुत सारे बर्तनों के डिज़ाइंस जो हिस्ट्री के अंदर दे रखे हैं उनके अनुसार हम टाइम पीरियड को भी डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि लाल और काले रंग की डिज़ाइन बनाते थे। इसी को आगे मतलब दिया गया है कि ताम्रपाषाण काल के लोग व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं,
यानी कि ताम्रपाषाण काल के अंदर वस्तु विनिमय शुरू हो चुका था। और लाल और काले रंग के जो बर्तन थे, ये इसकी ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। प्रमुख स्थल, अब इसके ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट तो है कि हरियाणा के अंदर गनबेरी वाला, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, बस्तियों के साक्ष्य हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर बिहार के अंदर चिरांद नामक स्थान है, वहाँ पर भी हमें बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर राजस्थान के अंदर उदयपुर के पास आहड़ जो सभ्यता है जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर किसके साक्ष्य मिलते हैं, ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के। ठीक है। और ये कायथा जो राजस्थान के अंदर है, राजसमंद के अंदर, वहाँ पे हमें बस्ती एवं उपकरण दोनों के साक्ष्य में मिलते हैं। और गुजरात के अंदर लोथल एक इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पे बंदरगाह के हमें साक्ष्य मिलते हैं। प्रभास पाटन जो गुजरात के अंदर है, यहाँ से भी हमें बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। और नेवासा जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ से भी हमें ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं। और संगम कल्लू जो कर्नाटक के अंदर, वहाँ से भी हमें बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम देखते हैं कांस्य युग के बारे में। हमारा ताम्रपाषाण काल कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर हमने सभी तरह की विशेषताएं देखी, उनके प्रमुख स्थल देखे। उसी प्रकार कांस्य युग को भी देखने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य ने तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया, तब उस समय को कांस्य युग कहा गया। इसमें एक चीज़ आती है, जैसे हम सोच लेते हैं कि कई बार मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ बिना कमेंट्स के। तो मनुष्य ने तांबा और टिन, तो हम सोच सकते हैं कि टिन भी तो एक धातु ही है, तो ये टिन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे? क्योंकि टिन का जो प्योरली इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये काफ़ी, इसके जो कांसा था उसके सापेक्ष ये काफ़ी कम जाना जाता था। लोगों ने इसका जो यूज़ था वो किसी धातु के रूप में नहीं किया, इसलिए इस टिन का हमें कोई साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हम सोच लेते हैं कि ये सारा अभी तक सोच पे डिपेंड है। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हमें ये साक्ष्य इतने इतने मिले हैं, हमें लिखा हुआ मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। हमने सिर्फ जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हमने कंसिडर कर लिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए भी टिन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। तब उस समय कांस्य युग कहा गया। कांसा तांबा से अधिक मजबूत होने के कारण इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में हुआ। यह युग मानव सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? कांस्य युग में लोगों के जीवन में एक व्यापक अंतर है। पहला, जब मनुष्य केवल गांवों तक सीमित नहीं रहा बल्कि बड़े बड़े नगर बसने लगे, लोग पक्के घर बनाने लगे और नगरों में सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था दिखाई देने लगी। इस समय व्यापार भी काफ़ी बढ़ा और लोग दूर दूर के क्षेत्रों से वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। कांसे की मजबूती के कारण ऐसे ऐसे औजारों का निर्माण होने लगा जिनसे खेती के कार्य आसान होते गए। अब इसकी कांस्य युग की प्रमुख सभ्यता क्या है? जैसे हम स्थल के बारे में देखते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो वो है कांस्य युग की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। यह सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरों, पक्की सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता को अगली क्लास के अंदर करेंगे। अभी के लिए मेटल पीरियड को कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कांस्य युग का मानव इतिहास में महत्व। कांस्य युग ने मानव जीवन को नई दिशा दी। इस काल में नगर सभ्यताओं का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा और लोगों का जीवन पहले से अधिक व्यवस्थित बन गया। इसलिए कांस्य युग मानव इतिहास का उन्नति का काल भी कहा जाता है, या काल भी था। अब हम देखते हैं लास्ट लोह युग, आयरन एज को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन।
कांसे के बाद मानव ने लोहे का उपयोग करना भी सीख लिया। तब उस समय को लोह युग कहा गया। जब मानव ने लोहे का प्रयोग किया अधिक से अधिक, तब उस टाइम पीरियड को लोह युग कहा गया। लोहा कांसे की तुलना में अधिक उपयोगी और मजबूत था, इसलिए इससे बनने वाले औजार हथियार तेजी से लोकप्रिय हो गए। लोह युग मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? लोह युग में लोगों के जीवन में एक बड़े परिवर्तन हुए। फर्स्ट, लोहे के मजबूत औजारों की सहायता से जंगल काटे गए और खेती के लिए अधिक मैदान तैयार हुए, जिससे उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। इससे कृषि का विकास हुआ और उत्पादन बढ़ा। लोग स्थायी रूप से गांवों और नगरों में रहने लगे। इस काल में लोहे के हथियार बनने से राज्य व सेनाओं की शक्ति बढ़ी। धीरे धीरे छोटे छोटे जनसमूह बड़े राज्यों में बदलने लगे। इसी के साथ व्यापार परिवहन में भी प्रगति हुई। अब इसका जो सोशल लाइफ था उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हमें अगर बेसिक्स को क्लियर करना है तो हमें सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को क्लियर करते हुए चलना होगा। लोह युग में लोगों का जीवन पहले से अधिक व्यवस्थित हो गया। कृषि, पशुपालन और व्यापार समाज के मुख्य कार्य बन गए थे। लोग इनको अपना मुख्य कार्य मानने लग गए थे। लोग मिट्टी और धातु के सुंदर बर्तन बनाने लगे थे तथा नए प्रकार के औजारों का उपयोग करने लगे थे। पहले लोग खेती नहीं करते थे। पहले लोग खानाबदोश पर अपना जो जीवन है वो यापन करते थे। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि पशु पालने से हमें कुछ लाभ हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने पशुपालन शुरू किया। फिर पशुओं को एज ए परिवहन उन्होंने शुरू किया कि हम किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पशुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पशुओं से बना एक पहिए का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों को जो मध्यपाषाण काल के अंदर पशुपालन हुआ, फिर नवपाषाण काल के अंदर कृषि का आरंभ हुआ। और आरंभ विकास कहाँ से हुआ? ताम्रपाषाण काल से। जब लोहा आया, हम वैदिक पीरियड के अंदर पढ़ते हैं कि जो उसका टाइम पीरियड था वो 1500 से 1600 तक, ऐसा कुछ उसका टाइम पीरियड था। उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो उसका जो 1000 ईसा पूर्व जो उसका टाइम पीरियड माना जाता है, वहाँ पे आयरन की खोज हुई। वहाँ पे जब आयरन की खोज हुई तो उससे क्या बना? एक प्लाव बना। प्लाव मतलब जो खेती के लिए, खेती को पोला करने के लिए एक नुकीला एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिसे धरती के अंदर चलाते हैं, जिससे ज़मीन पोली होती है। और जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कृषि हो सकती है, जहाँ पे पास में पानी का सोर्सेज भी अवेलेबल है, तो वहाँ से प्लाव स्टार्ट हुआ और कृषि का भी आरंभ हुआ। तो ये था इसका एक लोह युग ने मानव समाज को एक नई दिशा दी। कृषि के अंदर ये और प्रगति करने लगे। और जैसे जैसे कृषि बढ़ती गई तो लोगों ने अपने नगर बसाने शुरू कर दिए वहाँ पर। तो इस तरह से समाज को एक नई दिशा दी गई। इसका कंक्लूजन, लोह युग मानव इतिहास का उन्नति का काल माना जाता है। लोहे के मजबूत औजार और हथियारों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक और विकसित बनाया। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हम बर्तन जितने भी हमें मिलते हैं लोह युग के अंदर, उसके आधार पर हमने उनके जो स्थलों को है उनको डिवाइड किया है। तो पहला तो है चित्रित धूसर मृदभांड, जिनके अंदर जो प्रमुख स्थल है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा चित्रित धूसर मृदभांड के अंदर आता है। और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर आते हैं। इनकी प्रमुख सभ्यताएं वैदिक पीरियड के बाद की है, जिसमें हम इन दोनों को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए मेटल पीरियड हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके नोट्स भी एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हमको
मतलब मेटल पीरियड से अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे अब हम चलेंगे, मतलब वहाँ का डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही।